बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है काय के जनन के महत्व। काय के जनन मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम काय के जनन के महत्व और अलैंगिक जनन की हानियाँ देखने वाले हैं। तो काय के जनन जो है वो जनरली आपको पता होगा कि वो पादपों में होता है। काय के जनन में पादपों को जनन के लिए किसी भी विशेष संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइस, इसका सबसे पहला तो महत्व यही है कि काय के जनन में पादपों को किसी भी विशिष्ट संरचना की आवश्यकता नहीं है। वो या तो होगा तने के द्वारा, या फिर होगा जड़ के द्वारा, या फिर होगा पत्ती के द्वारा, और या फिर कृत्रिम तरीके से होगा। तो इसमें पुंकेसर, अंडाशय, मकरकंद आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सब बीजों वाले पौधों में होता है। और काय के जनन जो होता है वो बीज रहित पादपों में ही होता है। साथ ही इनमें क्या होता है कि पौधे को सुगंध के लिए, मकरंद के लिए, रंग के लिए आदि के लिए कोई भी जैव पदार्थ व्यय नहीं करना पड़ता है। बिना किसी खर्च के ही हो जाता है जनन। काय के जनन उन पौधों में संभव होता है जिनमें बीज नहीं बनते हैं या फिर उनकी लैंगिकता समाप्त हो जाती है। मतलब उनमें नर और मादा वाली लैंगिकता नहीं होती है। जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, अंगूर, गन्ना। इसके बाद आता है काय के जनन द्वारा तैयार पौधों का पुष्पासन जो है वो शीघ्रता से हो जाता है। जो काय के जनन से निर्मित होते हैं पौधे, उनमें पुष्पासन मतलब फूल लगने की प्रक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। लेकिन जो बीज वाले पौधे होते हैं उनमें पुष्पासन के लिए भी काफ़ी कुछ क्रियाएं होती हैं, उनके बाद ही फूल लगते हैं उन पे। इसके बाद आता है, यह विधि काफ़ी अच्छी है, कम खर्च व श्रम से पौधों में जनन हो जाता है। यह एक प्राकृतिक विधि है, किंतु कृत्रिम विधि द्वारा भी इसमें जनन कराया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काय के जनन के क्या क्या महत्व हैं, और ये कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं अलैंगिक जनन की हानियाँ। तो अलैंगिक जनन में मैं आपको पहली वीडियो में पूरा समझा चुकी हूँ कि अलैंगिक जनन क्या है, ये किस प्रकार के जंतुओं में, पौधों में होता है। अलैंगिक जनन से निर्मित संतान में विभिन्नताएं कम होती हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि अलैंगिक जनन से निर्मित जो संतान होती है वो अपने जनक के पूर्णतः क्लोन होती है। वो बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। उनमें आनुवंशिक गुण, संरचना, साइज सब अपने जनक के जैसा ही होता है, और इसीलिए इनमें विविधताएं कम होती हैं। इसलिए ये जैव विकास में भी सहायक नहीं है। तो ये इसकी सबसे पहली हानि है कि ये जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास क्या होता है कि नए नए जीवों का निर्माण होना, नए नए प्रकार के जीवों का निर्माण होना। वो किस प्रकार से विकास होता है जीवों का, ये सब जीव विकास होता है। इनमें पौधों के बीजाणु उच्च स्थान पर विकसित नहीं होते हैं, और या फिर उनमें अंकुरण ही नहीं होता है, वे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई ऐसी खास स्ट्रक्चर नहीं होती है बीजाणुओं को रखने के लिए। इसलिए वो बीजाणु या तो वो नष्ट हो जाते हैं और या फिर उनका अंकुरण नहीं होता है। इस प्रकार के संतान में संकरोच का अभाव होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव एक ही स्थान पर विकसित होकर जीवों की बड़ी संख्या में पोषक पदार्थों की वृद्धि में कमी कर देता है, जिससे जीवों में अवांछित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये है कि जो अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जनन वाले जो जीव होते हैं, उनके रहने का भी एक विशेष स्थान होता है। वो ऐसे ही जनरली कहीं पर भी नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर तो वो समुद्री इलाकों में देखने को मिलते हैं हमको। तो वहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे अलैंगिक जनन से काफ़ी सारे जीव हो जाते हैं इकट्ठा, और वहाँ पे पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, उन जीवों में परस्पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। मतलब उन जीवों में वो एक दूसरे को ही समाप्त करने लग जाते हैं वे जीव। तो इस प्रकार से हमने देखी अलैंगिक जनन की हानियाँ। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ज़रूर देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।